हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किया था हमने। तो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में हमने ये देखा था कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। जैसे कि हमने बताया था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं वो पॉजिटिव रहते हैं। सेकंड जो क्वाड्रेंट है उसमें साइन और उसका उल्टा कोसेक जो है केवल यही दोनों पॉजिटिव रहते हैं। इसके अलावा बाकी जो चार ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनकी वैल्यू नेगेटिव रहती है सेकंड क्वाड्रेंट के लिए। थर्ड क्वाड्रेंट में केवल tan और cot पॉजिटिव रहता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसाइन और इसका उल्टा सेक जो केवल यही दोनों पॉजिटिव रहते हैं। इसके अलावा बाकी चारों क्या रहेंगे, नेगेटिव रहेंगे। और इनको याद करने की एक ट्रिक भी बताई थी मैंने कि हमने कहा था कि ऐड शुगर टू कॉफ़ी। ऐड से हम ए अगर कंसिडर करें तो ऑल, शुगर से एस कंसिडर करें तो साइन और उसका उल्टा कोसेक, और 2 से हम कहें कि tan और cot बन गया। कॉफ़ी से हमने कहा था कि कोसाइन और सेक बन गए थे। तो ये ट्रिक भी थी कि हम ये पता कर पा रहे थे कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव रहता है कि नेगेटिव रहता है। इसके बाद हमने ये देखा था कि डोमेन और रेंज की बात हमने करी थी कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किसी स्पेसिफिक वैल्यूज़ के लिए कहाँ से कहाँ वेरी कर सकता है। जैसे कि हमने कहा था कि जो साइन एक्स है, जो साइन एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसकी जो डोमेन होती है वो आर होती है। इसका मतलब हम x की जगह कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि x की जगह हम कोई भी वैल्यू कंसिडर कर सकते हैं। और x की किसी भी r के लिए जो साइन x की जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आएगी वो आएगी -1 से 1। मतलब कि मिनिमम वैल्यू रहेगी -1 और मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक जा सकती है, 1 तक जा सकती है, या इसके बीच में कहीं वेरी करेगी। सिमिलरली हमने कोसेक्स के लिए भी बात करी थी कि उसकी भी डोमेन जो है वो आर रहेगी और उसकी जो रेंज है वो -1 से 1 रहेगी। ऐसे ही हमने tan x और cot x के लिए भी बात करी थी कि इनकी जो रेंज है वो r रहेगी। r का मतलब क्या रहता है, रियल नंबर्स। रियल नंबर्स का मतलब कि tan x और cot x जो है वो कोई भी वैल्यू अटेन कर सकते हैं। ठीक है, r का मतलब ऑल रियल नंबर्स। ऐसे ही हमने cosec x के लिए बात की थी, तो उसकी जो रेंज थी वो थी -∞ से -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। मतलब कि -∞ से -1 की भी कोई भी वैल्यू आ सकती है, cosec x अटेन कर सकता है, इंक्लूडिंग 1 से इन्फिनिटी तक भी कोई भी वैल्यू अटेन कर सकता है। इसका मतलब अगर कोई हमसे ये पूछे कि सर, एक एग्जांपल के तौर पे अगर मैं लूँ कि सर क्या cosec x जो है उसकी वैल्यू कभी 1/2 आ सकती है, तो हम लोग ये देखेंगे क्या 1/2 जो है वो इस इंटरवल में लाई कर रहा है। तो देखो 1/2 जो है वो ना तो -∞ से -1 के बीच में आता है कहीं पे, और ना ही 1 से इन्फिनिटी के बीच में कहीं पे आता है। तो हम कहेंगे कि जो कोसेक x की जो वैल्यू है वो 1/2 कभी नहीं हो सकती है। ठीक, ना तो ये -∞ से 1 के बीच में आता है और ना ही 1 से इन्फिनिटी के बीच में आता है। तो इसलिए हम कहेंगे कि कोसेक x जो है वो 1/2 कभी नहीं हो सकता। ठीक है, तो ऐसे ही हम sec x के लिए अगर बात करें तो अगर हमसे कोई पूछे कि सर sec x जो है क्या वो 1/3 हो सकता है, तो हम अब इसकी रेंज पे फोकस करते हैं। sec x की जो रेंज थी वो कहाँ से कहाँ थी। sec x जो है वो -∞ से -1 आता है और 1 से इन्फिनिटी तक जा सकता है। तो क्या 1/3 इस इंटरवल में लाई कर रहा है, बिल्कुल नहीं लाई कर रहा है। तो 1/3 अगर इस इंटरवल में लाई नहीं कर रहा है तो हम कहेंगे कि सर sec x की वैल्यू भी जो है वो 1/3 कभी पॉसिबल नहीं हो सकती है। ठीक है, तो हमें ये याद रखना है कि जो sec x की जो वैल्यू है वो हमेशा 1 से बड़ी रहती है, 1 से इक्वल या 1 के बड़ी रहती है, या -1 और -1 से छोटी रहेगी। ठीक, ये इसकी रेंज का यूज़ था। अब हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं और इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो हम एक नया टॉपिक ले रहे हैं और ये टॉपिक बेहद ही आसान है, जिसको हम AM GM इनइक्वलिटी कहते हैं। तो सर ये AM GM इनइक्वलिटी क्या है, सबसे पहले तो इनकी फुल फॉर्म देख लेते हैं कि AM का मतलब क्या है। AM का मतलब होता है कि अर्थमेटिक मीन। ठीक है, ऐसे GM का मतलब क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन। और मान लेते हैं कि लेट अस से कि अगर अपने पास x1 x2 x3 x4 इसी तरीके से अपने पास xn नंबर्स हैं। ठीक है सर, तो इनका सर अर्थमेटिक मीन क्या होगा। इनका अर्थमेटिक मीन क्या होता है, x1 प्लस x2 अप टू xn अपॉन में n। ये हमने पहले भी सीखा हुआ है बचपन में कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यही तो मीन होता है। और यहाँ पे यही तो हमने लिखा है, अर्थमेटिक मीन का मतलब भी तो एक तरीके से एवरेज निकालना ही हुआ। तो अर्थमेटिक मीन हमने यहाँ पे निकाल दिया। और अगर हमसे अब GM कहे तो GM क्या था, ज्योमेट्रिक मीन। तो GM जो है वो क्या होगा, nth रूट ऑफ
x1 इंटू x2 इंटू x3 इंटू xn। तो सर ये AMGM इनइक्वलिटी क्या है? AMGM इनइक्वलिटी बेसिकली ये है कि अगर हमसे कोई ये कह रहा हो कि लेट A1 A2 इसी तरीके से AN नंबर्स हैं, ठीक है, AN भी था, पॉजिटिव नंबर्स होने चाहिए, ठीक है, मैंने क्या लिखा है, पॉजिटिव नंबर्स लिखे हैं, ठीक है। और अगर हमसे कोई ये कह रहा हो कि आपको फाइंड करना है, फाइंड नहीं, मैं चलो आपको एक प्रॉपर्टी के रूप में इसको लिख के दिखा देता हूँ। तो अगर ये पॉजिटिव नंबर्स हैं तो हम यहाँ से एक रिलेशन कह सकते हैं कि देन क्या हो सकता है कि A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू AN तक अपॉन n, ये हो गया AM, और इसकी जो वैल्यू है वो हमेशा बड़ी रहेगी या इक्वल रहेगी किसके? GM के। GM अपना क्या था? ये A1 A2 A3 अप टू AN तक। ये प्रॉपर्टी जो है, ये प्रॉपर्टी ही क्या है? AMGM इनइक्वलिटी है। ये प्रॉपर्टी ही क्या है? AMGM इनइक्वलिटी है। AM ग्रेटर देन GM इनइक्वलिटी, ठीक है। तो सर इस इनइक्वलिटी का कहीं यूज़ होगा क्या? अभी यूज़ करके दिखाऊंगा मैं, तो अभी तो केवल समझ लो कि ये होती क्या है। तो क्या सर ये जो आप A1 A2 A3 लिख रहे हो, क्या हमेशा ये नंबर्स ही रहने चाहिए? जैसे मान लेते हैं, मैं एग्जांपल के तौर पे कि लेट कर लेता हूँ मैं कि हमारे पास एक x है, एक 2y है और एक हमारे पास 8z है, ठीक है। ये हमने 3 नंबर्स लिए, ठीक है, बी द 3 नंबर्स। एंड यहाँ पे मैंने एक कंडीशन दी, ये एग्जांपल के तौर पे मैं समझा रहा हूँ कि एंड, और हमें कोई ये भी कह रहा हो कि सर x, y और z जो हैं वो सब क्या हैं? पॉजिटिव नंबर्स हैं, 0 से बड़े हैं, इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है कि पॉजिटिव नंबर्स हैं। अब हमसे कोई ये कह रहा हो कि देन फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ x प्लस 2y प्लस 8, इसको हम एक काम करते हैं 4z कर लेते हैं। 4z क्यों कर रहे हैं सर? थोड़ी सी कैलकुलेशन आसान करने के लिए, नहीं तो कैलकुलेशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, क्योंकि एग्जाम्पल माना है तो समझाने के लिए थोड़ी कैलकुलेशन आसान ही रहनी चाहिए, ठीक है। तो सर आपको पता कैसे चल रहा है कि कैलकुलेशन इससे आसान हो जाएगी? अभी देखेंगे हम कि मेरे को कैसे पता चला, वो भी देखेंगे। तो हमने यहाँ पे पूछा है कि मिनिमम वैल्यू बतानी है x प्लस 2y प्लस 4z की, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को अगर हम देखें, मैं एक पेज एक्स्ट्रा ले लेता हूँ यहाँ पे, देखो, अगर अब हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो देखते हैं। देखो, हमें यहाँ पे पता है कि AM ग्रेटर देन GM इनइक्वलिटी क्या होती है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास A1 की जगह क्या है? x है, A2 की जगह क्या है? 2y है, और A3 की जगह क्या है? 4z है। तो 3 में भी लगी सकती है, ऑब्वियस सी बात है। तो सबसे पहले हम AM निकाल लेते हैं, लेकिन हमें दिमाग में ये रखना है हमेशा कि जो हमारे A1 A2 A3 है, ये क्या रहने चाहिए? पॉजिटिव रहने चाहिए। और क्वेश्चन में गिवन है कि x, y और z तीनों नंबर्स पॉजिटिव हैं, तो इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है कि A1 A2 A3, A1 A2 और A3 ये तीनों भी क्या रहेंगे? पॉजिटिव रहेंगे। तो इसका अगर हम AM निकालूँ मैं, तो A1 प्लस A2 प्लस A3 अपॉन 3 आएगा। बिल्कुल सर, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक मुझे। तो ये मैंने निकाल लिया इनका AM, करेक्ट, ठीक है। यहाँ पे मैं क्वेश्चन में एक चीज़ और दे देता हूँ, क्योंकि डाटा अभी इनकम्प्लीट लग रहा है मुझे। तो अगर हमसे कोई कहे कि XYZ की भी वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में, कितनी? 8 दी हुई है, ठीक है। ये भी आपको ज़रूरत पड़ेगी आगे क्वेश्चन में। तो देखो, अब यहाँ पे AM अपने को दिया हुआ है, अब मैं GM निकाल लेता हूँ। ये क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ था? XYZ की वैल्यू 8 दी हुई है, और ये भी दिया हुआ है कि XYZ ग्रेटर देन 0 है। मैं GM निकालता हूँ यहाँ पे। तो GM क्या रहेगा? GM की वैल्यू ये रहेगी x इंटू 2y इंटू 4z, करेक्ट है यहाँ तक। तो GM की वैल्यू अपने पास आ गई कि क्यूब रूट ऑफ 8xyz, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो भाई, क्वेश्चन में गिवन है कि गिवन XYZ कितना दिया हुआ है? क्वेश्चन में 8 दिया हुआ है। तो यहाँ से अगर मैं GM निकालूँ तो GM क्या आ गया अपना? 8 इंटू 8, और ये 3 ऐसे नहीं है, क्यूब रूट है, 3 मल्टीप्लाई में नहीं है, क्यूब रूट में 3 है।
ठीक है। तो जी एम की जो वैल्यू है वो अपनी आ गई क्यूब रूट ऑफ 64। क्यूब रूट ऑफ 64 कितना होता है? 4 होता है। तो अब मैं अगर अपनी इनइक्वलिटी लगाऊं कि ए एम ग्रेटर देन जी एम इनइक्वलिटी, ये सर आप बहुत डिटेल में बता रहे हैं, क्योंकि पहली बार बता रहा हूँ इसलिए डिटेल में बता रहा हूँ, आगे मैं डिटेल में नहीं बताऊँगा। आगे आपको ये दिमाग में रखनी होगी कि ए एम ग्रेटर देन जी एम इनइक्वलिटी क्या होती है, ठीक है। तो ए एम हमने ऊपर ही निकाला है कि x प्लस 2y प्लस 4z अपॉन 3, ये एम हो गया, ये ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम रहेगा। जी एम की वैल्यू कितनी है? 4। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि x प्लस 2y प्लस 4z जो है वो हमेशा क्या रहेगा? 3 मैंने इधर भेज दिया तो ये आ गया 12, या 12 के बराबर या 12 से बड़ा। अपने को क्वेश्चन में निकालना क्या था? मिनिमम वैल्यू निकालनी थी x प्लस 2y प्लस 4z की। तो यहाँ हमें क्या मिला है? x प्लस 2y प्लस 4z की ही तो मिला है। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि सो मिनिमम वैल्यू ऑफ x प्लस 2y प्लस 4z जो है वो कितनी आ गई? 12 आ गई, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? यही एक कॉन्सेप्ट था जो ए एम ग्रेटर दैन जी एम इनइक्वलिटी है। इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन हमने देख लिया है अभी, और आगे भी हम इसी तरीके के क्वेश्चंस देखेंगे जिसमें ए एम ग्रेटर दैन जी एम इनइक्वलिटी लग रही होगी या नहीं लग रही होगी, ये भी हमें चेक करना होगा वहाँ पे। क्योंकि ये कब वैलिड होती है ये अभी हमने देखा, ये तभी वैलिड होगी जब हमारे नंबर्स कैसे होंगे? पॉजिटिव नंबर्स होंगे। इस पर स्पेशल फोकस रहना चाहिए कि ये पॉजिटिव नंबर्स के लिए ही वैलिड है, अदरवाइज ये ए एम ग्रेटर दैन जी एम इनइक्वलिटी वैलिड नहीं है। करेक्ट है यहाँ तक? कोई दिक्कत? ठीक है। तो अब हमने कुछ कल प्रॉपर्टीज सीखी थी और आज हमने एक प्रॉपर्टी सीखी। अब इन्हीं प्रॉपर्टीज से रिलेटेड आज हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। चलो तो हम सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं अब अपना। तो देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है कि सेकंड क्वेश्चन हमें कहता है कि फॉर x बिलोंग्स टू 0 to 90 डिग्री हमें मिनिमम वैल्यू निकालनी है किसकी? 16 tan x प्लस 25 cot x। करेक्ट है यहाँ तक? कोई दिक्कत आप लोगों को? कोई दिक्कत नहीं होगी तो बहुत ही आसान हो गया। तो देखो x बिलोंग्स टू 0 to 90, x बिलोंग्स टू 0 to 90 का मतलब हो गया कि x जो है वो अपना कहाँ है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक। तो आप लोगों को पहले ये जो क्वेश्चंस मैं सोल्व करवा रहा हूँ ये पहले पॉज करना है और खुद से सोल्व करके देखना है, और अगर सोल्व ना हो तो ये सॉल्यूशन देखना है। ऐसा नहीं है कि पहले ही डायरेक्ट हम सॉल्यूशन देख रहे हैं, पहले क्वेश्चन को खुद ट्राई करना है, क्योंकि ये उन्हीं पे बेस है जो हमने ऊपर डिस्कस किए हुए हैं, ठीक है। तो देखो x बिलोंग्स टू 0 to 90 डिग्री है, तो x कहाँ है? अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। और हमें पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव रहता है। सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो हमने कल ही सीखा है कि सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं वो क्या रहते हैं? पॉजिटिव रहते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि tan x भी क्या रहेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहेगा, और cot x भी क्या रहेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं सर बिल्कुल दिक्कत नहीं है। और अभी हमने जस्ट ही ऊपर ही सीख के आए हैं कि ए एम ग्रेटर देन जी एम नाम की एक प्रॉपर्टी होती है, या इनइक्वलिटी भी हम कह सकते हैं उसको। तो सर ए एम ग्रेटर देन जी एम यहाँ पे लग जाएगा क्या? लग जाएगा, बड़ी आसानी से लग जाएगा, क्योंकि tan x भी पॉजिटिव है और cot x भी पॉजिटिव है। तो 16 tan x भी क्या हुआ? पॉजिटिव है, और 25 cot x भी क्या है? पॉजिटिव है। तो ये हम इनइक्वलिटी यहाँ पे लगा सकते हैं। तो सर ये कब लगेगी? ये जनरली तभी लगती है जब हमें मिनिमम वैल्यू पूछ रखी हो, क्योंकि हम यहाँ से क्या निकालते हैं? क्योंकि इनका जो ए एम है वो कुछ बराबर आता है या बड़ा आता है किसी जी एम से, ठीक है। तो 16 tan x प्लस 25 cot x, इसका ए एम निकाला। तो ए एम निकालने के लिए मैंने इसको 2 से डिवाइड कर दिया। अब ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम का हम निकाल लेंगे। जी एम के लिए हम यहाँ पे एन लिखते हैं। एन यहाँ पे अपने पास 2 ही नंबर्स हैं, एक 16 tan x है, एक 25 cot x है, और इन दोनों का हम क्या करते हैं? प्रोडक्ट कर देते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी। इसकी तो वैल्यू अपने को निकालनी ही है। 16 tan x प्लस 25 cot x, 2 उठा के हमने इधर भेज दिया। कोई दिक्कत नहीं है सर यहाँ तक। अब देखो 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 4 का स्क्वायर इंटू tan x ही रहेगा। इंटू में 25 को क्या लिख सकता हूँ? सर 5 स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं। इंटू cot x भी तो अपना क्या होता है सर? 1/tan x ही होता है ना सर cot x भी। हमें ये तो पता ही है, क्लास 10th में हमने पढ़ा है कि cot x किसका उल्टा होता है? tan x का। तो हम cot x को क्या लिख सकते हैं? 1/tan x लिख सकते हैं। अब देखो सर tan x से tan x तो कैंसिल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है सर यहाँ तक हमने। तो देखो भाई ये क्या बन गया अपना? 16 tan x प्लस 25 cot x ग्रेटर देन इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ। अब ये देखो ये क्या है अंदर? 4 स्क्वायर
इंटू 5 स्क्वायर, और अगर इसका मैं स्क्वायर रूट लूँगा तो ये क्या आ जाएगा अपना, ये अपना आ जाएगा 2 इंटू 4 इंटू 5। तो ये क्या आ गया अपना 2 इंटू 4 इंटू 5, मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो गई है, ये वैल्यू हो गई अपनी 40। तो सर मैं ये कह सकता हूँ कि मिनिमम वैल्यू जो है किसकी, 16 tan x की प्लस 25 cot x की, वो कितनी हो गई सर, 40 आ गई। तो सर ये क्वेश्चन भी अपना किस पे बेस्ड था, जो हमने ऊपर AM ग्रेटर देन GM इनइक्वलिटी सीखी है उसी की ही प्रॉपर्टी पे बेस्ड था ये क्वेश्चन भी, और बड़े आसानी से हमने कर लिया है, कोई दिक्कत नहीं है ये अपने को। चलो सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है कि 2 प्लस साइन 6 थीटा प्लस कोस 6 थीटा अपॉन में साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस 4 थीटा। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। 2 प्लस में साइन 6 थीटा प्लस कोस 6 थीटा, ठीक है, अपॉन साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस 4 थीटा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। देखो सबसे पहला हमारा काम रहेगा कि हम एक तरफ ये लिख ले साइन 6 थीटा प्लस कोस 6 थीटा को थोड़ा छोटा कर दें। छोटा कैसे करेंगे सर, देखो हम लोगों को ये पता है कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वेयर थीटा का क्यूब प्लस कोस स्क्वेयर थीटा का क्यूब। अब ये क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की एक आइडेंटिटी होती है। क्या होती है सर ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल्स टू ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। सर ऐसा भी कुछ होता है क्या, हाँ ये 9वीं क्लास में हमने पढ़ा होगा, बहुत ही बेसिक आइडेंटिटी है। तो यहीं से हम इसको भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं सर इसको, कि ये क्या बन रहा है, अगर मैं ए को जस्ट क्या पुट कर दूँ, ए को यहाँ पे पुट कर दो आप लोग, पुट ए इज इक्वल्स टू साइन स्क्वेयर थीटा, और बी को क्या पुट कर दो, कोस स्क्वेयर थीटा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो अपनी आइडेंटिटी है ये अपना क्या बन गया है, देखो ये आइडेंटिटी अपनी बन गई कि साइन 6 थीटा प्लस कोस 6 थीटा जो है ये यहाँ पे अपना बन गया साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा इसका होल क्यूब माइनस में 3 इंटू ए अपना क्या है यहाँ पे साइन स्क्वेयर थीटा है, बी अपना क्या है कोस स्क्वेयर थीटा है, और ब्रैकेट में क्या लिखना है ए प्लस बी साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा। कोई दिक्कत यहाँ तक सर। अब हमारा नेक्स्ट सवाल है कि सर हमने 10th क्लास में ऐसा कुछ पढ़ा है कि साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा कुछ तो होता था, क्या होता था सर, ये हमने 10th क्लास में ही नहीं, ये लास्ट लेक्चर में भी हमने पढ़ा है कि ये इसकी वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, 1 होती है। तो देखो साइन 6 थीटा प्लस कोस 6 थीटा जो है वो अपना आ गया 1, और 1 का क्यूब भी कितना होता है, 1 ही होता है। तो 1 माइनस 3 साइन स्क्वेयर थीटा इंटू में कोस स्क्वेयर थीटा। अब इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा से, इसकी वैल्यू भी कितनी होती है, 1 ही होती है। तो हम कह सकते हैं सर कि साइन 6 थीटा प्लस कोस 6 थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1 माइनस 3 साइन स्क्वेयर थीटा इंटू कोस स्क्वेयर थीटा। इसको हम मेमोराइज भी कर सकते हैं अगर करना चाहें तो, ना करना चाहें तो सर, ना करना चाहें तो बड़े आसानी से हम इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है इसको सॉल्व करना भी। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब हम अपने एक्सप्रेशन पे आ जाते हैं जो अपना ओरिजिनल क्वेश्चन था। ओरिजिनल क्वेश्चन जो था उसकी हमें मान लेते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी है, s के बराबर है। तो हम s लिख रहे हैं कि s इज इक्वल्स टू 2 प्लस, अब इस साइन 6 थीटा प्लस कोस 6 थीटा की जगह हम क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस 3 साइन स्क्वेयर थीटा इंटू कोस स्क्वेयर थीटा। कोई दिक्कत यहाँ तक सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब नीचे चलते हैं, देखो नीचे अपने पास है कि साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा है यहाँ पे, ये दिमाग में रखना है। तो हम कोस 4 थीटा को हम ऐसे लिख सकता हूँ कि सर ये कोस स्क्वेयर थीटा का होल स्क्वेयर है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अगर मैं नोमिनेटर को सोल्व करूँ तो नोमिनेटर क्या है अपना 3 माइनस 3 साइन स्क्वेयर थीटा इंटू कोस स्क्वेयर थीटा, डन सर। अब डिनोमिनेटर पे फोकस करना है अपने को, तो देखो डिनोमिनेटर देख लेते हैं। क्या सर हम कोस स्क्वेयर थीटा की जगह हम ये लिख सकता हूँ सर कि 1 माइनस में साइन की पावर 1 माइनस साइन की पावर साइन स्क्वेयर थीटा और उसका पावर कितना 2, क्योंकि हमने सिर्फ क्या लिखा है कोस स्क्वेयर थीटा के होल स्क्वेयर को ही तो ऐसे लिखा,
कोई दिक्कत यहाँ तक? मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हमने बड़े ही आसानी से बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें हम नोटिस कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से। देखो अब हम नोमिनेटर में क्या करते हैं, नोमिनेटर में हम 3 बाहर निकाल लेते हैं, तो अभी अपने पास क्या हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब डिनोमिनेटर को हम बड़े आसानी से सोल्व कर सकते हैं। देखो साइन स्क्वायर थीटा तो अपने पास है ही, अगर मैं उसको एक्सपेंड करूं तो वो है सर 1 प्लस साइन की पावर 4 थीटा माइनस सर ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। सर ये कहाँ से आ गया? ये तो यार अपन ने a माइनस बी का होल स्क्वायर ही ओपन किया है, और इतना तो अपने को आता ही होगा। ये तो बेसिक आइडेंटिटी है a माइनस बी के होल स्क्वायर की। बिल्कुल सही, तो हमने भी पढ़ा हुआ है। देखो फिर अपने पास आता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। देखो अब नीचे अपने को कुछ दिख रहे हैं कि ये दोनों तो एक ही बिरादरी के लोग हैं, तो एक ही बिरादरी के लोग हैं तो इन दोनों को तो हम एक पास पास लिख सकते हैं। तो ये कितना आ गया, साइन स्क्वायर थीटा आ गया। देखो सर नेक्स्ट चलते हैं अपन। तो सर हम ऊपर वाले को तो लिखे ही जा रहे हैं, क्योंकि वो अगर हम ध्यान से देखें ना, तो अगर हम डिनोमिनेटर से अगर हम कुछ कॉमन निकाल लें तो ऊपर वाली टर्म ही कॉमन आ रही है। कैसे सर? देखो अभी दिखाता हूँ मैं आप लोगों को कि कैसे कॉमन आ रही है। देखो अगर डिनोमिनेटर से अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा बाहर निकाल लूँ, निकालिए सर। रुको तो भाई, निकालने तो दो कॉमन। देखो मैंने निकाला साइन स्क्वायर थीटा कॉमन निकाल लिया, ठीक है। यहाँ पे क्या बचा, 1 बच गया। यहाँ पे क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा बच गया। डन सर, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें ये तो पता है ना भाई कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, क्योंकि ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ये तो हमने नर्सरी में भी सीखा है ना कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कोस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। बिल्कुल सर। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कोस स्क्वायर थीटा। बिल्कुल सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो भाई लोग कि ये तो टर्म कट ही जा रही है ना डायरेक्ट ही, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 3। यही तो हमें निकालना था कि ये जो एक्सप्रेशन है अपना ये किसके बराबर आ रहा है। तो इसका जो आंसर है ये हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिया है कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी, वो अभी हमने निकाला है नीचे 3। हम इसको एक बार दोबारा से देख लेंगे अगर किसी को थोड़ा बहुत डाउट हो। वैसे रहना तो नहीं चाहिए, क्योंकि जितना डिटेल में मैंने समझाया है बड़े आसानी से समझ आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ना डोमेन रेंज का बेहद ही अच्छा क्वेश्चन है, अगर आपने डोमेन रेंज अच्छे से समझी है तो। कैसे सर? देखो देखते हैं अपन। देखो इसने पहली चीज़ ये बोली है कि साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 प्लस साइन थीटा 3 इज इक्वल्स टू 3 भी है या -3 भी है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। हमें दोनों ही केस लेके चलने पड़ेंगे। तो हम सबसे पहले हम पहला केस लेके चल रहे हैं कि 3 वाला, ठीक है। अभी हमने ना ये एक चीज़ सीखी थी कि साइन थीटा 1 की जो साइन थीटा की मान लेते हैं। अभी इनकी वैल्यू बात नहीं कर रहे हैं कि ये थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 क्या है, अभी हमें नहीं पता है। हम एक जनरल की बात कर रहे हैं कि हमने अभी पढ़ा कि सर साइन एक्स की जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ बिलोंग करती है, सर -1 से 1 रहती है। करेक्ट है, कोई दिक्कत यहाँ से। तो यहाँ पे अपने पास कितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। एक साइन एक्स की जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो कितनी हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन एक्स जो है वो कितना हो सकता है, वो 1 हो सकता है सर। यहाँ पे कितने फंक्शन है साइन एक्स के, सर 3 फंक्शन है। तो अगर मैं ये कहूँ कि तीनों साइन के फंक्शंस की, अगर तीनों ऑल 3 साइन फंक्शंस, अगर उन तीनों साइन फंक्शंस की वैल्यू 1 आ जाए हर किसी की, अगर हर किसी फंक्शन की वैल्यू 1 आ जाए, इसकी भी वैल्यू 1 हो जाए, इसकी भी वैल्यू 1 हो जाए, इसकी भी वैल्यू 1 हो जाए, तभी तो ये कितना आ सकता है, 3 आ सकता है। करेक्ट ना? क्योंकि अब आप कहोगे सर 1 ही क्यों होना चाहिए। मैं मान लेता हूँ कि सर अपने जो साइन थीटा 1 की वैल्यू जो है वो 1/2 होगी, और साइन थीटा 2 की वैल्यू जो है वो सर मैं मान लेता हूँ कि 3/2 होगी, और साइन थीटा 3 की जो वैल्यू है वो मैंने मान ली सर 1 होगी। ऐसा भी तो हो सकता है सर, इन सबका भी जोड़ 3 ही आ रहा है, सबका जोड़ तो 3 आ रहा है। लेकिन बंधु मैं यही तो कह रहा हूँ कि साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू है ना वो 1 ही हो सकती है। ये हमने कल पढ़ा है रेंज, जब मैं बता रहा था कि साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू है -1 से 1 ही हो सकती है। और 3/2 तो कितना है, 1.5 है, तो 1.5 तो हो ही नहीं सकती ना भाई। तो ये वाली वैल्यू तो पॉसिबल ही नहीं है।
तो इन सब का जोड़ जो है वो 3 तभी आएगा जब साइन जो है वो मैक्सिमम वैल्यू अटेन करे। इन सब का जोड़ 3 तभी आएगा जब साइन जो है वो मैक्सिमम वैल्यू अटेन करे। करेक्ट है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो भाई हमें ये पता चल गया है कि साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 प्लस साइन थीटा 3 जो है वो 3 होगा कब? ओनली वैन जब साइन थीटा 1, साइन थीटा 2 और साइन थीटा 3 हर किसी की वैल्यू कितनी आ जाए? 1। यही तो इसमें थोड़ा, तो इसमें था क्या सर? इसमें केवल सोचना था, इसमें पेन चलाने की ज़रूरत नहीं थी। ये तो बस मैंने तुम्हें समझाने के लिए पेन चलाया है, अदरवाइज सीधा इसका आंसर देना था आप लोगों को। तो देखो, साइन थीटा 1 मिल गया, साइन थीटा 2 मिल गया, साइन थीटा 3 मिल गया, तो इसका उल्टा भी तो आराम से मिल जाएगा अब अपने को। कोसेक थीटा 1, कोसेक थीटा 2, क्योंकि हर किसी की वैल्यू 1 है तो इनके उल्टे की वैल्यू भी तो 1 ही रहेगी ना भाई। करेक्ट है यहाँ तक? अपने को पूछा क्या था क्वेश्चन में? अपने को क्वेश्चन में पूछा है कि सर पॉसिबल वैल्यूज़ बताओ कोसेक थीटा 1, कोसेक थीटा 2 और कोसेक थीटा 3 की। तो भाई आराम से निकल गया ना ये तो, कि वैल्यू ऑफ कोसेक थीटा 1 प्लस कोसेक थीटा 2 प्लस कोसेक थीटा 3, सबको जोड़ दो सर, 3 आ गए। तो ये तो अपना कौन सा केस था भाई? ये अपना फर्स्ट ही केस था जिसमें हमने कौन सा केस कंसिडर किया है? जिसमें हमने केवल 3 माना है। अगर अब मैं दूसरा केस लेता हूँ, सेकंड केस, केस नंबर 2, जब साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 प्लस साइन थीटा 3 जो है अगर वो -3 होगा तो सर क्या होगा? भाई सेम ही करना है। हमें ये भी तो पता है ना कि साइन थीटा, साइन एक्स की जो मिनिमम वैल्यू है वो कितनी होती है? -1 होती है। ये मिनिमम वैल्यू है भाई। तो अगर इन तीनों की वैल्यू, अगर मुझे इन तीनों के जोड़ की वैल्यू अगर मुझे -3 चाहिए ना भाई, तो ये तभी पॉसिबल है जब साइन थीटा 1, साइन थीटा 2 और साइन थीटा 3 इन तीनों की वैल्यू क्या आ जाए? -1 आ जाए। तभी ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि इनका जोड़ कितना हो जाएगा? -3। तो यहाँ से मैं डायरेक्ट ही कह सकता हूँ कि कोसेक थीटा 1, कोसेक थीटा 2 और कोसेक थीटा 3 इन सब की वैल्यू भी क्या आ गई? -1 आ गई। तो अगर मुझसे कोई सम पूछे, कोसेक थीटा 1 प्लस कोसेक थीटा 2 प्लस कोसेक थीटा 3 इनकी वैल्यू कितनी आ गई भाई? -3 आ गई। तो पॉसिबल वैल्यूज़ क्या क्या हो गई? पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ रिक्वायर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज़ +3 भी हो सकती है और -3 भी हो सकती है। ये दोनों ही आंसर हैं, क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ लिखा गया था, वैल्यूज़ नहीं पूछी हैं उसने, पॉसिबल वैल्यूज़ पूछी हैं। तो हमें दोनों ही आंसर देने होंगे, 3 भी देना होगा और -3 भी देना होगा। ठीक है, यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि बड़े ही हम आराम से चल रहे हैं यहाँ तक। ठीक, अब एक क्वेश्चन और आ जाता है। एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि सर x की जो वैल्यू है वो a sec क्यूब थीटा इंटू टेन थीटा के बराबर है, y की जो वैल्यू है वो b टेन क्यूब थीटा इंटू सेक थीटा के बराबर है। तो सर हमें साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू बताइए सर क्या होगी इन टर्म्स ऑफ, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू किसकी टर्म में निकालनी है वो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, x, y, a और b की टर्म में। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा की हमें वैल्यू निकालनी है किसकी टर्म में? x, y, a और b की टर्म में। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं बड़े आराम से। देखो, x की वैल्यू दी हुई है a सेक क्यूब थीटा इंटू टेन थीटा, y की वैल्यू दी हुई है b टेन क्यूब थीटा इंटू सेक थीटा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। तो क्वेश्चन ही लिखा है, यहाँ भी दिक्कत होगी तो फिर तो कुछ गड़बड़ है। चलो आगे देखते हैं। सेक क्यूब थीटा सर क्या होता है? सेक क्यूब थीटा होता है 1 कोस क्यूब थीटा। टेन थीटा क्या होता है सर? ये होता है सर साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। और सर वाई क्या होता है? वाई सर होता है b टेन क्यूब क्या होता है अपना? साइन क्यूब थीटा अपॉन कोस क्यूब थीटा इंटू 1 अपॉन कोस थीटा। कोई दिक्कत नहीं सर, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है मुझे। देखो, ये अपना है a साइन थीटा अपॉन कोस की पावर 4 थीटा। y क्या है अपना? b साइन क्यूब थीटा अपॉन कोस की पावर 4 थीटा।
अब हमारा दिमाग जो है ना वो यहाँ पे जाना चाहिए, सर हमें क्या चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा चाहिए। साइन स्क्वायर थीटा का मतलब है सर कि हमें ना तो कोस की पावर 4 थीटा चाहिए, कोस की पावर 4 थीटा तो नहीं चाहिए। तो सर ये कैसे हटेगा, अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूं तो कोस 4 थीटा तो कैंसिल ही हो जाएगा ना सर। हाँ बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा। तो अगर मैं डिवाइड कर दूं तो कोस 4 थीटा हमें चाहिए भी नहीं, साइन की थीटा ही बचेगा। तो सर ये बेहद ही तरीका बेहद ही एकदम मैं कहूँगा कि सुगम है। सुगम मतलब कि बहुत ही अच्छा तरीका है कि अगर हम दोनों को डिवाइड कर दें तो देखो y बाई एक्स लिखा मैंने, तो ये हो गया b साइन क्यूब थीटा अपॉन कोस की पावर 4 थीटा, और ये अपना हो गया a साइन थीटा अपॉन कोस की पावर 4 थीटा। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है सर। देखो कोस 4 थीटा मैंने काट दिया, इधर अपना क्या बच गया b बाई ए, और ये अपना बच गया साइन स्क्वायर थीटा बच गया। सर हमें चाहिए क्या, हमें सर साइन स्क्वायर थीटा ही तो निकालना है, और किसकी टर्म में निकालना है, एक्स वाई ए और बी की टर्म में। तो हमें सिंपल सा क्या काम करना है, ए बी को उठा के उधर भेज देना है। तो साइन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू है वो क्या आ गई सर, ए वाई अपॉन बी एक्स। कोई दिक्कत इस सवाल में, बेहद ही आसान सवाल था, आप लोग बड़े आसानी से कर सकते हैं। और मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ कि आप लोगों को डायरेक्ट ये क्वेश्चंस जो हैं ये देखने नहीं है, पहले खुद प्रैक्टिस करनी है, और फिर अगर ना हो पाए तो इन वीडियोस या इस सॉल्यूशन को देखना है। ठीक है, चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमने क्वाड्रेंट सीखे थे ना, उन क्वाड्रेंट से रिलेटेड है अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हम क्वाड्रेंट देखते हैं। देखो हमारे पास ना एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि सर कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा की जो वैल्यू है ना सर 3 है। ठीक है, और हमें ये बताना सर कि ये जो थीटा है ना ये कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, मतलब कि किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ठीक है, तो सर देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा इज इक्वल्स टू 3, राइट। तो सर क्या हमें एक रिलेशन पता है कि सर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा ये कुछ होता है। हाँ सर ये पढ़ा तो है हमने कि 1 होता है। कहाँ पढ़ा था ये, क्लास 10th में नहीं, कल के लेक्चर में भी पढ़ा है हमने, लास्ट लेक्चर। ठीक है, और यहाँ पे सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी लिखा हुआ दिख रहा है मुझे, बिल्कुल दिख रहा है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह ए माइनस बी हो गया, इंटू में ए प्लस बी हो गया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि बेसिक्स लिख रहा हूँ ये तो। अब देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा की जगह क्या है, 3 है, तो इसकी जगह मैं 3 लिख सकता हूँ बड़े आराम से। ये हो गया कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो देखो सर यहाँ से अपने पास एक वैल्यू आई है कि कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा जो है सर वो कितना आ गया, 1/3 आ गया। करेक्ट, यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब क्वेश्चन में ना एक चीज़ और दी हुई थी कि कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा जो था ना वो 3 था। करेक्ट है यहाँ तक, बिल्कुल सर। अब अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूँ, जोड़ दीजिए सर, बिल्कुल जोड़ दीजिए, तो 2 कोसेक थीटा जो है वो अपना आ जाता है यहाँ से 10/3। और यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो कोसेक थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी आ जा रही है सर, 5/3 आ जा रही है। तो सर आपने कोसेक थीटा तो निकाल लिया, हमें तो एंगल पूछा था ना, बिल्कुल एंगल पूछा था। अब मैं कोसेक थीटा अगर मैंने निकाल लिया है तो क्या मैं कोट थीटा भी निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ सर। कैसे निकालूंगा, मैं इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में कोसेक थीटा की जगह 5/3 पुट कर दूंगा। तो जैसे ही मैं 5/3 पुट करूंगा किसी भी इक्वेशन में तो मुझे कोट थीटा की जगह क्या वैल्यू आ जाएगी भाई, कोट थीटा की जगह अपने पास वैल्यू आ जाएगी माइनस का 4/3। ठीक है, तो अपने पास वैल्यूज आ गई हैं 2, कोसेक थीटा 5/3 और कोट थीटा माइनस का 4/3। तो अब हमें ये देखना है कि कोसेक की जो वैल्यू है वो कहाँ पॉजिटिव रहती है, क्योंकि कोसेक अपना पॉजिटिव आ रहा है और कोट अपना नेगेटिव आ रहा है। तो देखो कोसेक जो है ना वो पॉजिटिव किस किस में रहता है, या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है या सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है। और जो कोट थीटा है वो कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव रहता है, तो सर वो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव रहता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव रहता है। ठीक है, लेकिन अब ये ध्यान दो कि हम एक ही तो एंगल की बात कर रहे हैं ना, सेम ही एंगल की, थीटा थीटा के लिए। ऐसा थोड़ी ना कि यहाँ पे थीटा 1 है यहाँ पे थीटा 2 है, नहीं, केवल थीटा की ही हम बात कर रहे हैं। तो एंगल तो सेम ही जगह होगा, या तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा या फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, किसी भी क्वाड्रेंट में हो सकता है। तो अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि इस कौन सा जो क्वाड्रेंट है वो दोनों में कॉमन है। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट था, यहाँ पे सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट था, तो दोनों में से कॉमन कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड वाला। तो हम कहेंगे कि थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट।
अब आप लोग कहोगे सर ये थोड़ा सा नहीं समझ आया। थोड़ा सा इसलिए नहीं समझ में आया क्योंकि आपने लास्ट लेक्चर ढंग से नहीं देखा, क्योंकि मैंने लास्ट ही लेक्चर में बताया है कि कोट थीटा जो है वो कब नेगेटिव रहता है। कोट थीटा पॉजिटिव कब रहता है? केवल थर्ड में और फर्स्ट में, तो बाकी दोनों में क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा। तो सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या रहेगा? ये नेगेटिव रहेगा। यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि कोसेक थीटा जो है वो 5/3 है, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में रहेगा? ये फर्स्ट और सेकंड में रहेगा। और अब इन दोनों में कॉमन देखूँ मैं, तो कॉमन कौन सा क्वाड्रेंट आ रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट। तो केवल एक सेकंड ही क्वाड्रेंट है जिसमें कोट नेगेटिव रहता है और कोसेक जो है वो पॉजिटिव रहता है। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ सर कि जो अपना एंगल थीटा था वो कौन से क्वाड्रेंट में था? सर सेकंड क्वाड्रेंट में। करेक्ट, कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल लेते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, देखो अपने को ना इस क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग लगाना है। वैसे तो ये अगर आप लोगों ने 10th में आई डोंट नो कि ऐसे सवाल किए हैं कि नहीं किए, लेकिन 10th बेस्ड ही क्वेश्चन है, ये ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है, लेकिन आप ट्राई करिएगा पहले। तो देखो a sec थीटा प्लस में b tan थीटा वो दिया हुआ है कि x के बराबर है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं मान लेता हूँ कि जो हमें निकालना है वो क्या निकालना है? हमें a tan थीटा प्लस b sec थीटा निकालना है। तो मैंने मान लिया कि a tan थीटा प्लस b sec थीटा जो है वो मैंने मान लिया कि सर k के बराबर है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ सर, पहली इक्वेशन को और सेकंड इक्वेशन को स्क्वायर कर लेता हूँ और दोनों को घटा देता हूँ। तो मैंने पहली इक्वेशन को भी स्क्वायर कर दिया। इससे फ़ायदा क्या होगा वो अभी पता चलेगा आपको कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जैसे ही मैं स्क्वायर करके घटाऊंगा ना, आपको सेक थीटा दिख रहा है और टेन थीटा दिख रहा है। अगर स्क्वायर करूंगा मैं तो यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा बनेगा और यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा बनेगा। लेकिन अगर मैं इक्वेशंस को जोड़ूंगा तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा तो कुछ नहीं होता है। आपको ये ऑब्जर्व करना होगा स्क्वायर करने के बाद। देखो जब मैं लिख के दिखाता हूँ आप लोगों को कि मैंने स्क्वायर करा पहली इक्वेशन को और फिर दूसरी इक्वेशन को भी स्क्वायर कर दिया। ये मैंने दूसरी इक्वेशन को भी स्क्वायर कर दिया है। इधर था एक्स स्क्वायर और इधर था के स्क्वायर। अब आपको सिर्फ ये देखना है कि ये सर मैं माइनस क्यों कर रहा हूँ दोनों इक्वेशंस को। जैसे यहाँ पे भी मैंने माइनस लिखा है और यहाँ पे भी माइनस लिखा है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये सर मैं माइनस क्यों कर रहा हूँ, ये मैं अभी बता रहा हूँ। देखो अगर मैं इसको स्क्वायर करता हूँ तो सर ये बन रहा है ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी सेक थीटा टेन थीटा। करेक्ट है यहाँ तक? आगे सर माइनस का ये बन रहा है अपना ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस में बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस में 2ab सेक थीटा टेन थीटा। अब सर हमें ये देखना था कि हमने ये माइनस क्यों लगाया है। देखो अगर मैं इन दोनों की जगह माइनस की जगह मैं मान लेता हूँ कि प्लस करता, तो देखो ये तो ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा है, ये ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। अगर मैं प्लस करता तो ए स्क्वायर तो बाहर आ जाता, ठीक है, ए स्क्वायर तो बाहर आ जाता, लेकिन बीच में क्या बनता? प्लस बनता, ठीक है। ऐसे प्लस बनता कब? अगर मैं यहाँ पे माइनस की जगह प्लस कर रहा होता तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा तो कुछ नहीं होता ना भाई, तो हम फंस जाते, हम आगे सोल्व ही नहीं कर पाते। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, माइनस किया है। यहाँ पे भी माइनस किया क्योंकि सेम ही चल रहा है। तो अब मैं अगर माइनस कर रहा हूँ तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा आता है, और ये तो सर कुछ होता है ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। हाँ सर कुछ होता है ये, तो क्या होता है ये? अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है भाई। अब ये कैसे पता चला सर आपको? ये तो भाई बेसिक है ना, ये तो हम पहले ही हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा हुआ है। अब मैं अगर सेकंड वाले पोर्शन की बात करूँ तो ये देखो बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा और यहाँ पे माइनस का बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। तो अभी मैंने बी स्क्वायर बाहर निकाल लिया तो ये बन गया अपने पास टेन स्क्वायर थीटा माइनस का सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। और ये वाली जो टर्म है ये तो कट ही जा रही है अपनी। करेक्ट है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है। इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस का के स्क्वायर। देखो भाई आगे देखो। अब देखो सर ये अपना क्या है, 1 है, क्योंकि हमें पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। और अगर मैं इसको उल्टा लिखूं तो टेन स्क्वायर थीटा माइनस का सेक स्क्वायर थीटा ये कितना हो जाएगा, ये माइनस का 1 हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी, तो बेसिक मैं आइडेंटिटीज़ ही लिख रहा हूँ। यस सर बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो यही वैल्यूज़ अब मुझे ऊपर पुट कर देनी है। देखो ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर इंटू माइनस 1 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस का के स्क्वायर। के ये अपना हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस का के स्क्वायर। अगर मैं यहाँ से के स्क्वायर की वैल्यू निकालूँ
तो अपने को हो गया कि एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। और हमें निकालना क्या था, हमें सर एक्चुअली देखा जाए तो इसी का स्क्वायर ही तो निकालना था, और के स्क्वायर ही तो है इसका स्क्वायर, तो के स्क्वायर ही तो हमें मिला है। तो हमें डायरेक्ट ही वैल्यू मिल गई है जो हमें निकालना था, ए टेन थीटा प्लस बी सेक थीटा की। ए टेन थीटा प्लस बी सेक थीटा का होल स्क्वायर जो है वो बराबर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल था, आप लोग बड़े आसानी से कर सकते थे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है कि यदि m जो है वो ये है तो इसकी वैल्यू बताओ, इसकी वैल्यू कितनी आएगी। अब किसके टर्म में बतानी, क्या इसकी वैल्यू 1 या 2 आएगी, नहीं, इन टर्म्स ऑफ m ही बतानी है, इन टर्म्स ऑफ m ही बतानी है आपकी इसकी वैल्यू। चलो स्टार्ट कर लेते हैं इसको भी। देखो सबसे पहला जो हमारा मकसद रहेगा ना, वो हमारा मकसद क्या है कि 1 माइनस कोस एक्स प्लस साइन एक्स हमारा ये डिनोमिनेटर में है, लेकिन जो हमें सॉल्व करना है वो हमारे नोमिनेटर में है। ये तो हम ट्राई करेंगे कि उसको भी डिनोमिनेटर में लेके आएँ। पहले तो सबसे पहले तो हम मान लेते हैं कि जो हमें निकालना है वो s है। ठीक है, तो ये हमने लिखा। ठीक है, अब अगर इसको थोड़ा सा मैं ऐसे भी लिख लूँ, साइन एक्स को आगे भेज देता हूँ। सर ये आप क्यों कर रहे हैं, ताकि आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ में आए। अब मैं क्या करूँगा, इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करूँगा। किससे, मैं इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहा हूँ, किससे, मुझे नीचे क्या चाहिए, 1 प्लस साइन एक्स माइनस कोस एक्स चाहिए, तो मैं इसी से मल्टीप्लाई डिवाइड करूँगा, 1 प्लस साइन एक्स माइनस का कोस एक्स। ठीक है, ये हो गया 2 साइन एक्स नीचे, और नीचे जिससे मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड किया है वो आएगा ही। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल सर यहाँ तक मुझे कोई दिक्कत नहीं है। चलो फिर आगे चलते हैं। देखो अब अगर मैं ये कंसिडर करूँ कि ये अपना एक पार्ट है ए और ये अपना पार्ट है बी, ये अपना पार्ट है ए और ये अपना पार्ट है बी, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये एक आइडेंटिटी बन जाती है कि ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। करेक्ट है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है सर। नीचे वाले को लिख लेते हैं ऐसे, 2 साइन एक्स इंटू 1 प्लस में साइन एक्स माइनस का कोस एक्स। ठीक है, अब ऊपर वाली आइडेंटिटी को अगर मैं ओपन करता हूँ तो ये बन गया 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स माइनस का कोस स्क्वायर एक्स अपॉन में 2 साइन एक्स 1 प्लस में साइन एक्स माइनस का कोस एक्स। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो अब अगर मैं ये कहूँ कि 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स कितना होता है सर, अरे ये तो बचपन से सीखते आ रहे हैं ना भाई कि 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स कितना होता है, साइन स्क्वायर एक्स होता है, यही तो पढ़ते आ रहे हैं हम ऊपर। और एक साइन स्क्वायर एक्स ये भी है, और एक साइन एक्स 2 साइन एक्स भी बच रहा है ऊपर। ठीक है सर, नीचे अपने वाली जो टर्म है वो लिख ही लेते हैं, 2 साइन एक्स 1 प्लस में साइन एक्स माइनस का कोस एक्स। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो भाई, अगर मैं ऊपर से 2 साइन एक्स कॉमन निकाल लूँ, क्योंकि ये अपना कितना है 2 साइन स्क्वायर एक्स है और ये 2 साइन एक्स है, तो अगर जैसे ही मैं 2 साइन एक्स कॉमन निकालूंगा तो यहाँ से तो 1 बच जाएगा, यहाँ से क्या बच जाएगा, यहाँ से अपने पास 1 बच जाएगा, जो कि मैंने यहाँ लिख दिया है। और 2 साइन स्क्वायर एक्स है, वहाँ से अगर मैं 2 साइन एक्स कॉमन निकालूंगा तो साइन एक्स और बच जाएगा। करेक्ट है, बिल्कुल सर। देखो 1 प्लस में साइन एक्स माइनस का कोस एक्स। ठीक है, तो देखो सर ये तो कट गए, ये तो कट गए, तो s जो है वो अपना आ गया 1 प्लस में साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स माइनस कोस एक्स। अरे सर ये तो कुछ जाना पहचाना है। हाँ भाई, ये वही टर्म है जो अपने को दी हुई थी। तो सर इसका मतलब ये हुआ कि जो हमें निकालना है वो भी m ही है। बिल्कुल, उसका आंसर भी क्या है, m, क्योंकि ये तो वही टर्म है जो हमें दी हुई थी, 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स माइनस कोस एक्स। तो यहाँ से अपना 8th क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। ठीक है, अब एक और सवाल आ जाता है 9th नंबर। सर 9th नंबर, हाँ, और हमें 9th नंबर पर निकालना भी क्या है, x निकालना है। तो सर क्या x आराम से निकल जाएगा। देखो ये क्वेश्चन भी आसान है, बहुत ही आसान है वैसे देखा जाए तो। इसमें आपको एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है। सर वो छोटी सी बात और बता दीजिए क्या है। देखो देख लेते हैं पहले। देखो हमारा ना एक
क्या कहते हैं वो होता है कि इनिशिएटिव क्या होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ना साइन स्क्वायर एक्स दिख रहा है, कोस स्क्वायर एक्स दिख रहा है। अगर हमारे पास दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, तो हमें दिक्कत होगी आगे जाके कहीं ना कहीं सॉल्व करने में। तो हम ट्राई करेंगे कि इन दोनों में से किसी एक को कन्वर्ट कर लें एक की ही फॉर्म में, क्योंकि हमें रिलेशन पता है ना कि कोस स्क्वायर एक्स जो है वो क्या होता है, 1 माइनस का साइन स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है, तो हमने ट्राई किया एक की ही फॉर्म में रखने का। करेक्ट यहाँ तक? बिल्कुल सर, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब ये हो गया 81 टू द पावर साइन स्क्वायर एक्स प्लस 81 टू द पावर साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 30। ठीक है, अब हमको सबसे ज़्यादा ये थोड़ा भयानक लग रहा है। अब हमारा मकसद रहता है कि जो हमें भयानक लगे ना उसको हम टी मान लेते हैं। ठीक है, तो टी मान लिया हमने, टी प्लस 81/t। करेक्ट है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है, इज इक्वल्स टू 30। ये तो सर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन गई? बिल्कुल, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बन रही है। तो सर क्या ये हमें सॉल्व करनी नहीं आती? ये तो आप लोग बताएंगे कि आप लोगों को सॉल्व करनी आती है कि नहीं आती। अगर आती है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं आती है तो उससे भी ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि हम सीख रहे हैं ना अभी। देखो ये तो बेसिक फैक्टराइजेशन किया मैंने कि 81 के ऐसे फैक्टर्स चुनने हैं जिनका जो ऐड है वो क्या आ जाए 30। तो 3 और 27 जो है वैसे फैक्टर्स हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन 81 रहता है और एडिशन कितना रहता है 30। तो यहाँ से अपने पास दो वैल्यूज़ आ गई, 3 और 27। देखो भाई, अब t की वैल्यू अपनी कितनी थी, 81 टू द साइन स्क्वायर एक्स। इससे यहाँ से दो वैल्यू मिलती हैं, एक 3 मिलता है और एक 81 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू अपने को कितना मिलता है, 27 मिलता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो अब 81 जो है इसको मैं 3 की पावर 4 भी तो लिख सकता हूँ। बिल्कुल सर लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है हमें। और इसको भी तो ऐसे लिख सकता हूँ ना भाई। इसमें कोई दिक्कत है क्या आप लोगों को? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी। और 27 जो है वो तो अपने आप में 3 का क्यूब ही है ना। देखो अब ये हो गया 3 का पावर 4 साइन स्क्वायर एक्स और 3 का पावर 1 और 3 का पावर 4 साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ से हो गया 3 का पावर 3। तो अब अगर मैं कंपेयर कर लूँ दोनों जगह से तो हमें मिल रहा है 4 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1 और 4 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 3। ये दोनों ही मिल रही हैं ना भाई। कोई भी वैल्यू चलेगी अपने को? चलेगी सर, बिल्कुल चलेगी। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक आपको? कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से। तो अभी तक तो सब बढ़िया चल रहा है। अगर कोई हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और वहाँ पे पूछ भी सकते हैं अपनी प्रॉब्लम की, सर ये स्टेप नहीं समझ आया, तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को वो स्टेप दोबारा बता दूँगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं होगी। चलें आगे। चलो भाई लोग आगे चलते हैं। अब देखो साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1/4 आई है। ठीक है, एक चीज़ और नोटिस करने वाली बात है कि देखो अगर मैं यहाँ पे ये कहूँ कि साइन स्क्वायर एक्स जो है वो 1/4 है या साइन स्क्वायर एक्स जो है वो 3/4 है। करेक्ट है यहाँ तक? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो अब देखो साइन एक्स जो है वो कितना आ सकता है, प्लस माइनस हाफ आ सकता है। और साइन एक्स और भी कुछ आ सकता है क्या? और भी कुछ आ सकता होगा। देखो क्या क्या आ सकता है। देखो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो साइन एक्स जो है वो प्लस माइनस √3/2 आ सकता है। कोई दिक्कत नहीं सर? कोई दिक्कत नहीं। देखो अब ना एक जो इम्पोर्टेंट बात है नोट करने वाली वो है कि सर एक्स की जो वैल्यू है ना सर वो क्वेश्चन में दी हुई है कि 0 से पाई। अब सर एक्स अगर 0 से पाई है इसका मतलब ये फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में है एक्स, और हमें पता है कि फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में ना साइन एक्स जो है वो तो हमेशा क्या रहता है सर, पॉजिटिव रहता है। कब? ओनली फॉर फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। तो सर 0 से पाई का मतलब वही हुआ क्या भाई? अपने को पता है ना कि पाई का मतलब क्या होता है, 0 से 180 डिग्री। तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में ही है। तो हम यहाँ पे ऑटोमेटिकली कह सकते हैं कि सर साइन एक्स की जो नेगेटिव वैल्यूज़ है ना वो आप हटा दीजिए। ठीक है, हमें सिर्फ पॉजिटिव ही वैल्यूज से मतलब है। कोई शक यहाँ तक? कोई दिक्कत, कोई पीड़ा? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब साइन एक्स की वैल्यू हाफ कब आती है? जब एक्स की वैल्यू 30 डिग्री होती है सर। ठीक है, और चलो इस क्वेश्चन को ना मैं एक ऑब्जेक्टिव बना देता हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है ना, कि देन एक्स
तो इसमें ऑप्शंस लिख लीजिए आप लोग, ठीक है। तो ऑप्शंस हैं अपने पास π/6 ऑप्शंस हैं, ठीक है। π/6, π/3, π/4 और फोर्थ ऑप्शन है π/2, ठीक है। तो देखो भाई कि यहाँ पे अपने को मिल गया कि साइन एक्स अगर हाफ है तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू 30 डिग्री हो गई, और एक्स साइन एक्स की वैल्यू √3/2 भी है तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, 60 डिग्री हो गई, ठीक है। तो अगर हम इसको रेडियन में कन्वर्ट करने जाएं तो ये कितना है, π/6 है, और यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये कितना है, π/3। तो वैल्यूज़ ऑफ एक्स क्या क्या आ गई, वैल्यूज़ ऑफ एक्स जो हैं वो π/6 भी आ रही है और π/3 भी आ रही है। अब ऑप्शंस देख लेते हैं सर, ऑप्शन क्या क्या है अपने पास। तो देखो ऑप्शन में सर π/6 भी है और π/3 भी है, तो क्या सर दोनों होंगे, ऑब्वियस सी बात है दोनों होंगे। तो ये मल्टीपल चॉइस आंसर हो गया एक तरीके से कि यहाँ पे ऑप्शन ए भी सही है और ऑप्शन बी भी सही है। सर ऐसा तो नहीं होता है, आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। जैसे अगर आपको मान लेते हैं कि π/6 पे डाउट है तो आप एक काम करिए, एक्स की वैल्यू को π/6 रखिए यहाँ पे और यहाँ भी रखिए π/6 और अपना आंसर वेरीफाई कर लीजिए। अगर ये वेरीफाई होकर 30 आ जा रहा है तो इसका मतलब π/6 भी आंसर है, और ऐसे ही आप π/3 के लिए भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए एंड बी, ठीक है। अब आज के लिए जो आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं, और ये जो क्वेश्चन है ये जेईई मेंस 2014 में आया हुआ है, ठीक है। तो सर जेईई मेंस का क्वेश्चन है तो थोड़ा हार्ड होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप लोग भी अभी तक जो आपने पढ़ा है उससे या उतनी नॉलेज से आप इस क्वेश्चन को बेहद ही आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो हमें सबसे पहले क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो f(k(x) लिखा हुआ है, f(k(x) 1/k साइन की पावर kx प्लस कॉस की पावर kx, ठीक है। सबसे पहला काम तो ये रहेगा कि k की जगह हम 4 रख लेते हैं, तो f(4x) हमने निकाल लिया। f(4x) जो है वो क्या हो गया, 1/4 साइन की पावर 4x प्लस कोस की पावर 4x। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। वैसे ही हम f(6) भी निकाल सकते हैं। f(6) जो है वो अपना हो गया 1/6 इंटू साइन की पावर 6x प्लस में कोस की पावर 6x। यहाँ तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अब हमारा काम रहेगा कि इसको सोल्व करना। तो सबसे पहले हम सोल्व करते हैं f(6x) 1/6 के साथ कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, साइन की पावर 6x। अब ये जो है ये तो सर कुछ देखा देखा लग रहा है। हाँ अभी हम पीछे यही हमने एक्सपेंड किया था, हमने जो आज स्टार्टिंग के फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन जो सॉल्व किए थे उसी में ही हमने इसको एक्सपेंड करके लिखा था। और ये एक्सपेंड करने के लिए मैंने बोला भी था कि आप इसको याद भी रख सकते हैं वरना सोल्व भी कर सकते हैं। तो ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि अगर किसी को ये डाउट हो कि कैसे आया है तो मैंने अभी सेकंड क्वेश्चन में समझाया था इसको कि ये कैसे आया है, लेकिन फिर भी मैं चलो समझा देता हूँ आप लोगों को अगर भूल गए होंगे तो, ठीक है। ये बता रहा हूँ कि मैं ये कैसे आया, चलो इसको समझ लेते हैं। देखो ये ना एक तरीके से ऐसे कुछ है कि ये साइन स्क्वायर एक्स है, चलो मैं थोड़ा शॉर्टकट में लिखता हूँ कि साइन को एस से इंडिकेट करता हूँ। तो ये एक तरीके से एस स्क्वायर की पावर क्यूब है और एक कोस स्क्वायर की पावर क्यूब है, ठीक है। ये एक तरीके से क्या आइडेंटिटी हो गई, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। और ए क्यूब प्लस बी क्यूब की ना मैंने आइडेंटिटी बताई थी कि ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, ठीक है। तो ये सर अगर देखा जाए तो ये एक तरीके से यही है कि एस स्क्वायर और ये अपना हो गया एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल क्यूब माइनस 3 इंटू एस स्क्वायर और इंटू में सी स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक। हमें पता है सर कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स कितना रहता है सर, 1 रहता है, माइनस का 3 इंटू में साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, और ये अपना फिर से क्या बन गया, 1 बन गया। तो यही तो आइडेंटिटी लिखी है कि 1 - 3 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 - 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स, यही तो ऊपर लिखा हुआ है। तो ये समझ गए होंगे आप लोग कहाँ से आया। तो मैं अब इसको रब कर दे रहा हूँ क्योंकि मैंने ये समझा दिया, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि जो f(4x) है वो कहाँ से आ रहा है। देखो f(4x) जो है अपने पास वो लिखा हुआ है कि 1/4 इंटू साइन की पावर 4x प्लस में कोस की पावर 4x। तो देखो इसको भी हम ऐसा ही कुछ लिख सकते हैं, लेकिन वो मैं एक्सप्लेनेशन अभी दे देता हूँ। चलो पहले लिख देता हूँ मैं तुम लोगों के लिए कि कैसे आ रहा है,
फिर मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि ये कैसे लिखा। देखो ये मैंने लिख दिया, अब ये आया कैसे ये देख लेते हैं। देखो इसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि सर ये क्या है, एक तरीके से एस स्क्वायर का साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर है, कोस स्क्वायर का होल स्क्वायर है, ठीक है। एक तरीके से आइडेंटिटी है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा हुआ है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab, यही तो होता है। तो अगर यहाँ पे मैं ऐसे लिख दूँ, ए की जगह साइन स्क्वायर लिख दूँ और बी की जगह कोस स्क्वायर लिख दूँ, तो सर आपको तो कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, मेरे को भी कोई दिक्कत नहीं और आप लोगों को भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मैंने ए की जगह क्या लिखा, साइन स्क्वायर, और बी की जगह क्या लिखा, कोस स्क्वायर, ठीक। ये साइन स्क्वायर और ये अपना हो गया कोस स्क्वायर, ठीक है। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स तो अपने को पता ही है कि 1 होता है, बिल्कुल। तो सर यही तो आइडेंटिटी मैंने ऊपर लिखी है कि जो साइन का पावर 4x है प्लस कोस की पावर जो 4x है वो किसके बराबर होता है, 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स, बिल्कुल। ये आप लोग समझ गए। तो अब मैं इसको रब कर देता हूँ। ठीक है, तो देखो अब हमें ना इस क्वेश्चन में f6x भी मिल गया है और f4x भी मिल गया है। हमें निकालना क्या था, हमें क्वेश्चन में निकालना है कि f4x माइनस में f6x। चलो इसको सोल्व कर लेते हैं। तो f4x अपना है 1/4, 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है, माइनस का फिर f6x लिख लेते हैं 1/6, 1 माइनस का 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स, डन। देखो ये हो गया 1/4, ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स अपॉन 2, ये हो गया 1/6, ये हो गया अपना साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स अपॉन 2। देखो ये तो कैंसिल ही हो जा रहा है और ये 1/4 माइनस 1/6 ये तो सिंपल सा ही है, ये कितना आ जा रहा है 1/12 आ जा रहा है। तो इसका आंसर हो गया 1/12। तो ये जेईई मेंस का क्वेश्चन था, आप लोग अगर देख पा रहे हो तो जेईई मेंस के क्वेश्चन में ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल आते हैं, बस आप लोगों को बेसिक नॉलेज अपनी अच्छी रखनी है। तो ये बड़े आसानी से हमने सॉल्व कर दिया है कि 1/12, ठीक है। तो ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है, इसके आगे का जो पोर्शन होगा वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय।